हेलो स्टूडेंट, मैं अरुणेंद्र प्रताप सिंह भारत माधव ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपना ट्रेड थ्योरी का ट्रेड थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम चुंबकत्व के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो आज हम चुंबकत्व में आगे हिस्टेरेसिस और एडी करंट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना लेक्चर। माधव ग्रुप ऑफ ITI में आपका स्वागत है। ITI ऑनलाइन क्लास। डेट है आज अपनी 17/8। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लक्स लीकेज। मतलब फ्लक्स लीकेज क्या होता है। जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा कि आपने किसी टंकी में या किसी बीकर में पानी को भरा, तो इस बीकर की सतह पर कुछ पानी की हल्की हल्की वाष्प एकत्रित हो जाती है, या पानी की छोटी छोटी बूंदें इसकी सतह के बाहर की तरफ इस तरह से बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये जो बूंदें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, लीक कहते हैं। कि हम ये कह देते हैं कि हमारी टंकी में लीक है, जिससे पानी इससे बाहर निकल रहा है। तो जिस तरह से आपने यहाँ पे लीकेज कहा, उसी तरह से यदि आपके पास कोई एक परिपथ है, कोई एक चुंबकीय परिपथ, ये हमारा क्या है, चुंबकीय परिपथ। इस चुंबकीय परिपथ में जब हमने यहाँ पे बाइंडिंग की, क्या की, बाइंडिंग की, तो बाइंडिंग में हम यहाँ से धारा को प्रवाहित करेंगे और यहाँ धारा बाहर निकलेगी। तो जो धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। यहाँ पे धारा इस कंडक्टर को, यहाँ पे बाइंडिंग को काटेगी, तो जिससे यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये फ्लक्स इस कोर में सेट होगा। इस फ्लक्स का कुछ भाग इस कोर में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और इसका कुछ भाग स्वयं में ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीक होने लग जाएगा। ये तो ये जो भाग यहाँ पे है, इस बाइंडिंग के स्वयं का फ्लक्स यहाँ पे लीक हो रहा है, इसी को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स, ठीक। और यहाँ से ये जो पूरा पथ बनाते हुए ये फ्लक्स चल रहा है, इसको कहते हैं यूजफुल फ्लक्स। ठीक। तो हमने देखा कि हमारे काम वाला फ्लक्स कौन सा है, हमारे काम वाला फ्लक्स ये कौन सा, ये, इसे हम φm से डिनोट करेंगे। तो काम वाला फ्लक्स ये, और बिना काम वाला फ्लक्स ये, जिसे हमने कहा लीकेज। तो हमारे लिए लीकेज फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह फ्लक्स
जो किसी काम का नहीं होता है उसे लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। लीकेज फ्लक्स है। और वह फ्लक्स जो चुंबकीय परिपथ में उपयोगी होता है, उपयोगी होता है, उसे यूजफुल फ्लक्स कहते हैं। क्या कहा हमने कि हमारे किसी भी चुंबकीय परिपथ में दो फ्लक्स बनेंगे। एक होगा जो स्वयं के कारण अपने आस चारों तरफ लीक करने लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे, लीकेज फ्लक्स। ये लीकेज फ्लक्स हमारे किसी काम का नहीं होता, किसी भी चुंबकीय परिपथ के काम का नहीं होता, सिर्फ स्वयं के चुंबकत्व द्वारा वो लीक करने लगता है। दूसरा होता है जो कि फ्लक्स जो कि चुंबकीय परिपथ में चारों तरफ सेट होता है, और यही फ्लक्स हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं उपयोगी फ्लक्स। अब यहाँ पे देखते हैं फ्लक्स लीकेज फैक्टर। फ्लक्स लीकेज फैक्टर। तो यहाँ पे फ्लक्स लीकेज फैक्टर देखते हैं। हमारे लिए टोटल फ्लक्स क्या होगा, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या होगा। परिपथ में कितने फ्लक्स बन रहे हैं, दो फ्लक्स। कौन कौन से, एक तो यूजफुल फ्लक्स और एक कौन सा है, लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स, ठीक। इसको हम डिनोट कर लेते हैं फाई ऑफ टी टोटल फ्लक्स। ये हमारे लिए हो जाएगा फाई ऑफ यू यूजफुल फ्लक्स प्लस फाई ऑफ एस लीकेज फ्लक्स। अब हम देखते हैं लीकेज फैक्टर क्या होता है। फ्लक्स लीकेज फैक्टर, फ्लक्स लीकेज फैक्टर, फ्लक्स लीकेज फैक्टर में जो होगा कुल फ्लक्स बटे उपयोगी फ्लक्स, कुल फ्लक्स बटे उपयोगी फ्लक्स, ये होता है हमारा फ्लक्स लीकेज फैक्टर, ठीक। यहाँ से हम देखें तो कुल फ्लक्स हमारे लिए क्या है, फाई ऑफ टी, और उपयोगी फ्लक्स फाई ऑफ यू। फाई ऑफ टी की वैल्यू अगर हम यहाँ रखना चाहें तो रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, फाई ऑफ यू प्लस फाई ऑफ एल बटे फाई ऑफ यू। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या कर सकते हैं हम, फाई ऑफ यू बटे फाई ऑफ यू इसको अलग कर दें और ये लिख दें फाई ऑफ एल बटे फाई ऑफ यू। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से निकल के आया हमारा 1 प्लस फाई ऑफ एल बटे फाई ऑफ यू। तो ये हुआ हमारा फ्लक्स लीकेज फैक्टर।
फ्लक्स लीकेज फैक्टर। अब आगे देखते हैं हम रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी रिलेक्टिविटी क्या होती है? तो रिलेक्टिविटी कुछ नहीं है, बस एक टर्म से प्रॉपर्टी है किसी चुंबकीय पदार्थ में फ्लक्स सेट होने का विरोध करने का गुण रिलेक्टिविटी कहलाता है। क्या कहा कि फ्लक्स सेटअप होने का विरोध करने का गुण क्या होता है? रिलेक्टिविटी होता है। तो यदि रिलेक्टिविटी फ्लक्स के सेटअप करने का विरोध करता है तो हमने पिछली क्लास में देखा था एक शब्द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी में क्या कहा था कि परमेबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक या चुंबकीय पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को सेटअप करा सके। ठीक है, तो जब वहाँ पे हमने कहा था कि परमेबिलिटी फ्लक्स को सेट करा रहा है तो रिलेक्टिविटी क्या कर रहा है? फ्लक्स को सेट होने का विरोध कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि रिलेक्टिविटी परमेबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकशीलता का विलोम रिलेक्टिविटी कहलाता है। रिलेक्टिविटी कहलाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि रिलेक्टिविटी बराबर 1/परमीबिलिटी। ये अब आगे चलते हैं। एक शब्द और आता है हमारे लिए, परमियंस। ये क्या होता है परमियंस? जिस प्रकार चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को सेट होने से विरोध करने का जो गुण होता है उसको हम रिलेक्टिविटी या रिलेक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेक्टेंस कहते हैं। तो ये परमियंस क्या करता है? फ्लक्स को सेट कराने में हमारी मदद करता है। किसी भी चुंबकीय परिपथ के लिए, किसी भी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को
सेट कराने में मदद करता है। अतः रिलक्टेंस का विलोम परमियंस होता है। अब परमियंस बराबर 1/रिलक्टेंस। ये हो गया हमारा परमियंस बराबर 1/रिलक्टेंस, रिलेक्टिविटी 1/परमिबिलिटी। अब यूनिट देख लेते हैं हम परमियंस की। यूनिट इकाई, तो हमने परमियंस की इकाई 1/रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की इकाई क्या देखी थी? रिलक्टेंस की इकाई देखी थी एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो प्रति ऊपर चला जाएगा तो इंटू में यहाँ पे बन गया हमारा मीटर। मीटर ने यहाँ पे वेबर। ठीक, तो परमियंस की जो हमारी इकाई बनी, क्या बनी? वेबर पर एम्पियर टर्न। ये हमारी परमियंस की इकाई बन गई। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक और टर्म्स आता है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट होता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? के बराबर I बटे H, या इसको हम कहना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी, ये क्या है? अनुपात है। I क्या है हमारे लिए? I होता है चुंबकीय तीव्रता, और H क्या होता है? चुंबकीय बल। तो चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय बल का एक अनुपात होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय बल का अनुपात चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। ठीक है,
ये क्या है, एक यूनिटलेस, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो ये हुए हमारे कुछ टर्म्स। अब आगे देखते हैं हम चुंबकीय हिस्टैरिसीस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा चुंबक यहीं पे समझ में आएगा। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, तो ये मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को समझना जरूरी है। पूरा चुंबकीय गुण इसी में रखा, पूरा ये किसी भी चुंबकीय मटेरियल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन करते क्या है, अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक सोलेनाइड, ये कोई एक नर्म पदार्थ का छड़ है, नर्म लोहे की, नर्म आयरन की छड़ है। इस पे हमने क्या किया कि बाइंडिंग कर दी। क्या कर दी? बाइंडिंग कर दी। तो बाइंडिंग करने के बाद जब इसमें हमने धारा को प्रवाहित किया तो ये हमारा बन गया क्या, एक सोलेनॉइड बन गया। क्या बन गया? ये सोलेनॉइड। ये क्या है हमारे लिए? सॉफ्ट आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड। इस पे हमने धारा को प्रवाहित किया। ठीक, धारा को प्रवाहित किया तो इसमें यहाँ पे फ्लक्स बनना शुरू हुआ। ये कुछ इस तरह से जी। अब अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे लिए N है और ये हमारे लिए S है। फिर आगे देखेंगे ये नियम होता है। अभी फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं सोलेन हिस्टैरिसीस, ये देखते हैं। ये इधर से करंट, ये मैग्नेटिक लाइन N से निकली, S से एंटर हुई, यहाँ N से निकली, S से N से निकल के गई बाहर। तो कुछ इस तरह का सेटअप है। अब इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में देखते हैं क्या, ये हमारे लिए यहाँ पे हमने ले लिया H और यहाँ पे हमने ले लिया B। क्या ले लिया? H, x एक्स में ले लिया H और B एक्स में ले लिया B। ये हमारे लिए एक तरह से इनपुट है, ये हमारे लिए क्या है? एक तरह से इनपुट है। और ये हमारे लिए क्या है? इसका, इस इनपुट का आउटपुट। ये H क्या है? H हमारे लिए है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहे? एक तरह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ये क्या है? बी। बी इस इंटेंसिटी का आउटपुट, जो कि हमारे लिए क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी कहने की बात यह है कि इंटेंसिटी किसी भी चुंबकीय पदार्थ के लिए, किसी भी चुंबकीय पदार्थ के लिए एक इनपुट है और ये हमारे लिए क्या है? उसका आउटपुट। अब देखिए होता क्या है, हमने ये सॉफ्ट आयरन है लिया, सॉफ्ट आयरन रॉड लिया, इस पे बाइंडिंग की। बाइंडिंग करने के बाद जब हम इसमें धारा प्रवाहित किए
तो ये क्या हो गई, चुंबकित हो, मतलब इसमें क्या हुए, इस रॉड में चुंबक के गुण आ गए। तो यहाँ पे देखने पे ये मिलता है कि जब हमने धारा को बढ़ाया यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को अप्लाई किया, बढ़ाया, स्टार्टिंग में सब कुछ ये जीरो तो बी भी जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो। जब हमने इसको बढ़ाना शुरू किया तो इसके सापेक्ष में हमारा ये बी भी बढ़ना शुरू हुआ। जब इसको बढ़ाया तो ये भी हमारा क्या हुआ, बी भी बढ़ना शुरू हुआ, कुछ इस तरीके से। ये जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते गए हमारा बी बढ़ता गया, लेकिन एक बिंदु ऐसा आया, एक बिंदु हमको ऐसा मिला जहाँ से अब हम इसमें इसको बढ़ाएं, कितना भी बढ़ाएंगे इसमें अब ये कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा मिल गया बी मैक्सिमम, यहाँ पे ये क्या हो गया, बी मैक्स मिल गया। क्यों, क्योंकि इस बिंदु पे जाके आपका मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया, सेचुरेट हो गया, संतृप्त हो गया। अब जब ये संतृप्त हो गया तो इसमें आप इसको कितना भी बढ़ाएंगे जब अब इस संतृप्त बिंदु पे ये क्या हो गया, बी हमें मैक्सिमम मिल गया। अब इसके आगे यदि आपने इसको बढ़ाया तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, मतलब ये क्या हो चुका है, एक तरह से संतृप्त हो गया है। अब उसमें और अधिक चुंबकत्व को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। इतनी बात समझ में आई। क्या कहा हमने कि कोई भी एक सॉफ्ट आयरन लिया, उस पर बाइंडिंग की, बाइंडिंग करने के बाद जब हम उसमें धारा को प्रवाहित किए तो ये क्या हुई, चुंबकित होना शुरू हो गई। चुंबकित होना शुरू हो गई मतलब इसमें चुंबकीय लाइंस निकलना शुरू हो गई, जो कि एन से निकली और एस से अंदर आ गई। ठीक, अब इस चीज़ को हम एक कर्व में समझते हैं, एक वक्र में समझते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जैसे जब हमने धारा को बढ़ाया तो ये धारा क्या होती है हमारी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी कि H बराबर क्या, फार्मूला पीछे हमने पढ़ चुके हैं, H बराबर क्या होता है, NI/L। यानी अगर आप धारा को बढ़ाएंगे तो आपका ये बढ़ने वाला है, ये डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शनल है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। तो यदि आप धारा यहाँ से बढ़ाएंगे, धारा के साथ आपका H बढ़ेगा, और इस पदार्थ के लिए, इस आयरन रॉड के लिए हमारा H क्या है, एक इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो H हमारा इनपुट है, इंटेंसिटी H इनपुट है, और ये जो B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इस इंटेंसिटी का आउटपुट। तो यहाँ पे हमने कहा कि स्टार्टिंग में जब H 0 था तो हमारा B भी 0 था। अब जैसे हमने H को बढ़ाना शुरू किया, ये H को बढ़ाना शुरू किया मतलब I को बढ़ाना शुरू किया, तो जैसे हमने H को बढ़ाया तो उसके सापेक्ष में आपका B मैक्स भी बढ़ा, डेंसिटी भी बढ़ी। ऐसे जैसे हम इसको बढ़ाते चले गए तो एक बिंदु ऐसा आया कि यहाँ पे जाके B डेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो गई। अब इंटेंसिटी में आप कितना भी बढ़ाते जाओ, अब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। यानी इस बिंदु पे आके, इस बिंदु को हमने दिया नाम P, यहाँ पे क्या हो गया, ये संतृप्त हो गया। अब ये मटेरियल आपका यहाँ पे संतृप्त हो चुका है। इस पॉइंट पे आपका H पे आपका मटेरियल क्या हुआ, संतृप्त हो गया। अब वो और ज़्यादा चुंबकित नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है कि जब हमने इसको संतृप्त कर दिया, संतृप्त करने के बाद अब हम धारा को धीरे धीरे घटाना शुरू करते हैं। धारा को धीरे धीरे घटाना शुरू करते हैं। तो जब हम धारा को घटाएंगे तो धारा के सापेक्ष में हमारा H भी घटेगा, H भी घटेगा। H को घटाते घटाते हम कहाँ ले आते हैं, 0 पे। H को घटाते घटाते 0 पे ले आते हैं, लेकिन जिस H के सापेक्ष ये B हमारा 0 पे नहीं आता, बल्कि कुछ
इस तरह से चलता है। यानी जब हमारा H 0 हुआ तो B हमारा 0 नहीं होता। ये हमारा पॉइंट O मान लेते हैं और इस पॉइंट को कह देते हैं C। तो जब हमारा H 0 हो गया तब हमारे लिए C 0 B 0 नहीं होता। यहाँ पे कुछ ना कुछ चुंबकत्व बचा रहता है, इस पॉइंट पे चुंबकत्व बचा रहता है। इसे को ही हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व। यानी उस पर अब कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, फिर भी उसमें हमारे कुछ थोड़ा बहुत चुंबकत्व का गुण है, तो इसे हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक, कितनी बात समझ में आई कि फोर्स को हटा लेने पर भी उसमें कुछ गुण बचा रहता है, जिसे हम कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। और ये हमारा कहाँ है? OC पे दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं हमारे लिए कि इस अवशिष्ट चुंबकत्व को ख़त्म करना, इस अवशिष्ट चुंबकत्व को इस रॉड से ख़त्म करना। तो इस अवशिष्ट चुंबकत्व को ख़त्म करने के लिए हम करंट की दिशा को परिवर्तित किए। मतलब अब हम क्या करेंगे? धारा को निगेटिव दिशा में, ये पॉजिटिव था, ये क्या है हमारे लिए? निगेटिव। अब हम निगेटिव दिशा में धारा को बढ़ाएंगे। जब निगेटिव दिशा में धारा को बढ़ाएंगे तो उसके सापेक्ष में आपका ये इंटेंसिटी भी निगेटिव दिशा में बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे तो एक बिंदु आपको मिलेगा जहाँ पे आके आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को कह दिया हमने D, और यहाँ पे जो ये O और D मिला, इसे हम कहते हैं निग्राही बल। क्या कहते हैं? निग्राही बल। और निग्राही बल क्या होता है? इस अवशिष्ट चुंबकत्व को ख़त्म करने के लिए या इस अवशिष्ट चुंबकत्व को 0 करने के लिए जो बल लगाया जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? निग्राही बल। आई बात क्लियर? कितनी बात समझ में आई? कहिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ से ये हुआ, फिर इसको 0 किया। अब यदि इसके आगे ही हम ऋणात्मक दिशा में फोर्स को बढ़ाते चले गए तो ये मैग्नेटिक मटेरियल अपने ऋणात्मक दिशा में क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। ठीक, अब जब ये यहाँ पे ऋणात्मक दिशा में संतृप्त हुआ, अब अगर आप यहाँ से इसको घटाना शुरू किए, मतलब इसको 0 की तरफ ले जाएंगे, जैसे जैसे ये 0 की तरफ जाता जाएगा तो ये भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे लूप में देखने को ये मिलता है कि आपका H पॉजिटिव से निगेटिव तक परिवर्तित होने पे कहीं पे भी आपको आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं होती। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहीं भी आपकी 0 नहीं होगी। यानी यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ये B है, B H के सापेक्ष हमेशा पीछे चलता है। B H के सापेक्ष हमारा क्या होता है? पीछे चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे संतृप्त हुआ, संतृप्त होने के बाद जब ये 0 हुआ तो देखिए ये यहाँ पे पहुँचा, फिर जब ये 0 हुआ तो आपका H ये ऋणात्मक दिशा में इतना पहुँच गया, फिर जब ये यहाँ पहुँचा तो आपका ये यहाँ पहुँच गया। तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में H भी आपका 0 नहीं हो सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के पिछड़ने, या इसको देख सकते हैं
लैगिंग होने का गुण चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहलाता है। हिस्टैरिसीस कहलाता है। क्या कहा हमने कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या पिछड़ने का जो गुण होता है, पीछे होने का जो गुण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है। और ये जो यहाँ पे लूप बनता है, ये जो यहाँ पे लूप बनता है, क्या लूप, ओ पी सी डी ई एफ जी को चुंबकीय हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। ये जो लूप बनता है इसके दौरान, इसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है। क्लियर हुई बातें? अब ये हमारा मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस है। पूरे मैग्नेट में यही प्रॉपर्टी होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये हमारे लिए मैग्नेटिक एक सॉफ्ट रॉड है, आयरन रॉड है। इस पे हमने बाइंडिंग की, बाइंडिंग करने के बाद इसमें धारा को प्रवाहित किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कर्व बनाते हैं। इस कर्व को क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व, या बी और एच के बीच में कर्व बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं बी एच वक्र। क्या नाम होता है इसका, बी एच वक्र। क्यों? क्योंकि ये बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बी एच कर्व बोलते हैं। क्या कहा हमने कि एच हमारे लिए एक इनपुट है और बी इस इनपुट का आउटपुट है। अब स्टार्टिंग में हमने इस सोलेनॉइड में धारा को बढ़ाया, धारा के बढ़ने के साथ साथ हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती है। एक पॉइंट ऐसा मिलता है कि जब हमारा मटेरियल ये आयरन कोर संतृप्त हो गया, संतृप्त कहने का मतलब कि अब यदि हम इसमें H को कितना भी बढ़ाएं, B में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वो हमारा क्या हो चुका है, संतृप्त हो चुका, अपने मैक्सिमम बिंदु पे पहुंच गया है। पुनः जब हम इसको घटाना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे हम इसको घटाते जाते हैं तो हमारा ये भी घटना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। जब हमारा H 0 हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि B हमारा कहाँ पे है, C पॉइंट पे है। ये जो O से C के बीच में डिफरेंस आता है, इसी को ही हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। यानी ये कहें कि अब हम उसमें से बल को या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हटाने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत सा चुंबकत्व का गुण बचा हुआ है, इसे को हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं। धारा को दिशा को परिवर्तित करने पे ये देखते हैं कि जैसे जैसे धारा उल्टी दिशा में बढ़ती जाती है तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी विपरीत दिशा में बढ़ना शुरू होता है। तो एक बिंदु ऐसा आता है कि जहाँ पे ये डेंसिटी जाके 0 हो जाती है। अब डेंसिटी 0 हो गई, यानी ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व था, ये गुण यहाँ से ख़त्म हो गया। अब इस अवशिष्ट चुंबकत्व के गुण को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स हमको मिलता है, ये जो फोर्स मिला, इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, निग्राही बल। क्या बोलते हैं इसको, निग्राही बल। इसके बाद देखते हैं यदि हम इसको ऋणात्मक दिशा में और बढ़ाते चले गए तो ये कर्व क्या होता है, अपने ऋणात्मक दिशा में बढ़ते हुए अपने ऋणात्मक संतृप्ति बिंदु तक पहुंच जाता है। पुनः जब हम इस बल को
फिर से जीरो की तरफ घटाना शुरू कर देते हैं तो हमारा ये मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाती है, इस तरह से अपना रास्ता बनाते हुए वापस पी तक पहुँच जाती है। तो इस पूरे लूप में हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी को जीरो करने पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, जब मैग्नेटिक डेंसिटी कभी जीरो नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक डेंसिटी इंटेंसिटी से हमेशा क्या होती है, पीछे चलती है, यानी लैग करके चलती है। और चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स घनत्व के लैग होने का गुण ही क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस या चुंबकीय हिस्टेरेसिस कहलाता है। और इसमें जो लूप बनता है इसे बोलते हैं चुंबकीय हिस्टेरेसिस लूप। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और ये किसी भी चुंबकीय परिपथ के लिए बहुत आवश्यक है। बिना आप इसको समझे चुंबकीय परिपथ नहीं समझ सकते। कोशिश करिएगा समझने की, और आपके बुक में भी है डिटेल से, एक बार आप उससे पढ़ लीजिएगा और इसको देख के और बुक से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे अपना एंड करते हैं और नेक्स्ट दिन, अगले दिन फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।